Hello everyone, welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. So today is 4th January 2025. So now we come to the important news. So first news is India protest China's new countries in Ladakh. तो बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पर, चाइना जो कि हमारा एक नीबरिंग कंट्री है, उसने लद्दाख में अपने दो छोटे छोटे देश बनाए हैं और जिससे क्या हुआ है कि जो हमारा जो कुछ पार्ट था, जो हमारे देश की टेरिटरी का कुछ पार्ट था, उस पर उसने एनक्रोचमेंट किया है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग हमने अपना कंसर्न जाहिर किया है और उनको एक क्लियरली मैसेज दे दिया है क्या कि भाई आप जो है इस तरह से हमारी टेरिटरी में एक इलीगल ऑक्यूपेशन कर रहे हैं और जिसको कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो मैसेज है वो हमारे एम्बेसडर के थ्रू उनको दे दिया गया है। अब अगर हम इसकी और थोड़ा जानकारी देखें तो उनका नाम क्या है जो कि उन्होंने कंट्रीज बनाए हैं, तो यहां पर आप देखेंगे द प्रोटेस्ट फॉलोड ए रिपोर्ट बाय चाइनीज न्यूज एजेंसी जिन्हुआ ऑन December 27, 2024 announcing that the formation Hien country and Heikeng country in the Hotan prefecture। तो ये जो है दो कंट्री के नाम है, हीन एंड हेतान, हेकांग, इनको की चाइना ने फॉर्म किया है और जिससे कि हमारे देश की जो टेरिटरी है या हमारी जो सॉवरेनिटी है उसका वायलेशन होता है और इसका मैसेज हमने ऑलरेडी चाइना को इस रिगार्ड में दे दिया है। ठीक है, सो नाउ वी कम टू द इंपॉर्टेंट न्यूज और द नेक्स्ट न्यूज। दिस इज द न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी इज वर्स देन 3 रिपील्ड फार्म लॉज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ड्यूरिंग द कोविड हमारी जो पार्लियामेंट है उसने 3 कानून बनाए थे और जिन कानूनों का 1-1.5 साल तक जो हमारे फार्मर्स हैं उन्होंने काफी प्रोटेस्ट किया था। अब बाद में सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े थे या सरकार ने वो कानून वापस ले लिए थे। अब उन कानूनों की जगह सरकार एक नई पॉलिसी ड्राफ्ट कर रही है और जिसका नाम है, पॉलिसी का नाम है नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, NPFAM। ठीक है, और ये पॉलिसी जो है पब्लिक कमेंट के लिए सरकार ने इशू किया है कि भाई पब्लिक इस पर अपने कमेंट करे, अपने सुझाव दे। लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा है SKM, उसने इस पॉलिसी को कई फ्रंट पर क्रिटिसाइज किया है और ये भी कहा है कि जो सभी स्टेट्स हैं वो इस पॉलिसी को रिजेक्ट कर दें, यानी कि इस पॉलिसी को एक्सेप्ट ना करें। अब किन पॉइंट पर संयुक्त मोर्चा ने इसको क्रिटिसाइज किया है वो हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट ये है इट इरोड्स द फेडरल राइट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पॉलिसी जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट का राइट है उसको वायलेट करती है। अब क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में एक फेडरल स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है वो इक्वल होता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। फेडरल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए से लिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा यूनिक टाइप का है। तो मतलब हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो है बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इक्वल नहीं है। मतलब कुछ हद तक अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ज्यादा पावर्स दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को इन कंपैरिजन टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसीलिए समटाइम हम ये मानते हैं कि जो हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर है दैट इज क्वासी फेडरल। सेकेंड पॉइंट है इट हार्म्स द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स, पैटी प्रोड्यूसर्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स। तो ये क्या है, ये पॉलिसी जो बनाने जा रही है सरकार संयुक्त मोर्चा के हिसाब से ये फार्मर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है और जो छोटे किसान हैं या जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनके इंटरेस्ट को ये अफेक्ट करेगा नेगेटिवली। नेक्स्ट है इट लैक्स प्रोविजंस फॉर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब देखिए जो MSP जो है इसकी डिमांड बहुत दिन से हमारे देश के किसान कर रहे हैं और अभी उनको वो नहीं मिला है। तो MSP लागू करने के पीछे कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। टेक्निकल इशू क्या है, पहले हम समझ लेते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब यह है कि जब किसान की कोई भी फसल पकेगी तो सरकार उसको एक गारंटीड प्राइस पर खरीदेगी। ये सरकार की ड्यूटी होगी कि उसको उतने प्राइस पर मिनिमम उस पर खरीदना सरकार के लिए एक मैंडेटरी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कंसर्न ये आ जाता है कि देखिए सरकार अगर एक कम ज्यादा प्राइस पर उसको खरीदेगी, ठीक है,
तो मान लिया गेहूं की बात करते हैं हम, व्हीट की बात करते हैं, और सरकार ने अगर उसको 2000 मिनिमम प्राइस पे खरीदा, 2000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से, और फिर कोई भी जो पर्सन है वो उसको 2000 से ज्यादा पे ही खरीद पाएगा, तो जो गरीब देश, जो हमारे देश के गरीब लोग हैं, वो उसको कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो कई मामला ये भी है, कई पॉइंट ये भी है कि जो सरकार है कुछ इस तरह के इशू से, क्योंकि सरकार तो चलो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रख देगी, लेकिन बाद में क्या लोग उस प्रोडक्ट को एक अफोर्डेबिलिटी के साथ खरीद पाएंगे, ये बड़ा एक कंसर्न है। तो कई इस पॉइंट से भी कई बार जो है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको डिनाई किया जाता है। ठीक है, तो ये एक क्रिटिसिज्म है पॉलिसी का। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर, और नेक्स्ट न्यूज है हमारी, दिल्ली स्कूल्स फेयर मच बेटर इन डिजिटलाइजेशन देन द नेशनल एवरेज। तो देखिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक डेटा जो है जारी किया है, और उसमें ये पाया गया है कि जो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल हैं, या जो दिल्ली के स्कूल हैं, बीट एडेड स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, वो थोड़ा ज्यादा डिजिटलाइज्ड हैं इन कंपैरिजन टू द अदर स्कूल्स, या देश के अदर स्कूलों से वो ज्यादा डिजिटलाइज हैं, इवन मोर देन द नेशनल एवरेज। तो यानी कि देश का अगर एवरेज निकालें तो उस परसेंट में देखेंगे तो जो दिल्ली के स्कूल हैं वो ज्यादा डिजिटलाइज्ड हैं। अब हम थोड़ा एक डेटा की बात करते हैं, तो आप देखेंगे पहला पॉइंट है 99.1% ऑफ दिल्ली स्कूल हैव फंक्शनल डेस्कटॉप। तो इन स्कूलों के पास फंक्शनल डेस्कटॉप हैं 99.1% के पास। ठीक है, सिग्निफिकेंटली हायर देन द नेशनल एवरेज। हमारे देश का नेशनल एवरेज क्या है? 32.4। दूसरी बात अगर हम देखें, आसाम में अगर है ये 12.8%, बिहार में 13.3%, झारखंड में 17%। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, तो 60.9 ऑफ दिल्ली स्कूल हैव फंक्शनल प्रोजेक्टर कंपेयर टू नेशनल एवरेज 20। तो हमारे देश का नेशनल एवरेज जो है वो क्या है? 20.3, और दिल्ली में कितने हैं जहां पर प्रोजेक्टर लगे हुए हैं? वो 60.9% स्कूलों में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। अगर हम नेक्स्ट पे देखें तो 37.3% जो दिल्ली स्कूल हैं वो इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइसेस उनके पास हैं, और अगर हम इसकी नेशनल एवरेज देखें तो ये नेशनल एवरेज है 8.1। अब यहां पर दिल्ली से भी ज्यादा है ये इंटीग्रेटेड टीचिंग डिवाइस चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ इस मामले में लीड कर रहा है। अब अगर हम इसके एक दूसरे या रेलिवेंट एस्पेक्ट पर बात करें, तो राइट टू एजुकेशन हमारे देश में एक फंडामेंटल राइट है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A में दिया गया है, और जो आर्टिकल 21A है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया था। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर, द लूमिंग थ्रेट टू फेडरलिज्म एंड द डेमोक्रेटिक टेनेट्स। देखिए, अभी हमारे देश में एक इशू है कि जो हमारी पार्लियामेंट है या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि देश में जो इलेक्शन है वो एक साथ ही हों, सभी स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन एक साथ हों, सभी जो पार्लियामेंट संबंधित इलेक्शन है वो एक साथ हों। अब इसके कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, कुछ इसके फायदे भी हैं, कुछ इसके नुकसान भी हैं। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसी पर एक कमेटी बनी थी, किसकी? जस्ट जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी, और उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी कि वन नेशन वन इलेक्शन करना हमारे देश के लिए बेनिफिशियल होगा। तो अभी पार्लियामेंट ने इस पर आगे चर्चा हुई। अब हम आज इसको समझते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे या क्या क्या इससे लॉस होंगे, या कुछ लोगों का कंसर्न ये भी है कि ये हमारे देश के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। अब देखते हैं पहला क्या है। तो अगर आप देखें हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखें तो पहले भी हमारे देश में जो है एक टाइम पर ही इलेक्शन होते थे, और ये सब इलेक्शन होते थे, ये जो इलेक्शन है वो 1959 तक एक साथ हुए। ठीक है, तो देश आजाद हमारा 1947 में हुआ, 1952 में फिर इलेक्शन हुए, और ये फिर 1959 तक एक साथ चलते रहे। लेकिन इसमें डिसरप्शन कब आया? डिसरप्शन आया इसमें जब आर्टिकल 356 का मिसयूज हुआ। और आर्टिकल 356 क्या है? आर्टिकल 356 है स्टेट इमरजेंसी। क्या है ये?
स्टेट इमरजेंसी है। अब ये जो स्टेट इमरजेंसी से संबंधित प्रोविजंस हैं, इसका मिसयूज हुआ, तो उस समय पर क्या हुआ कि स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है कि अगर किसी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट अगर गवर्नर ऑफ द स्टेट इस एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास भेजता है कि स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रहा है, या किसी और कारण से ये फैक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नॉलेज में आता है, तो इन दो आधारों पर प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो किसी भी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगा। अब जब स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी तो वहां का जो प्रशासन है वो प्रशासनिक पावर किसके पास आ जाएगी, सारी प्रेसिडेंट के पास आ जाएगी, या इनडायरेक्टली अगर हम बोलें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। अब इसी पर एक इशू आया, तो जब इसका मिसयूज हुआ तो देश में क्या हुआ, एक डिसरप्शन हुआ, और इसीलिए जो वन नेशन वन इलेक्शन है, यानी कि पहले तो इलेक्शन एक साथ होते थे लेकिन बाद में वो आगे पीछे होने लगे, क्योंकि मान लिया किसी स्टेट में गवर्नमेंट बाद में बनी, बहुत दिन तक इमरजेंसी रही, और गवर्नमेंट अगर बाद में बने तो खत्म भी बाद में होगी, क्योंकि जनरली जो टाइम होता है वो जनरली 5 ईयर का टाइम होता है गवर्नमेंट का। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारे देश के एंटी डिफेक्शन लॉज है वो भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। नेक्स्ट है इंपैक्ट ऑन फेडरलिज्म। अब ये कहता है कि भाई अगर हम दोनों यानी कि सभी इलेक्शनों को एक साथ करते हैं तो ये हमारे जो स्टेट की ऑटोनॉमी है उसको अफेक्ट करेगा, तो स्टेट अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाएगा, और जब ये स्टेट की ऑटोनॉमी को अफेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर को भी ये अफेक्ट करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जो सेंट्रल लेवल के मुद्दे होंगे वोटर उन पर ज्यादा ध्यान देगा, और जो लोकल इश्यूज होंगे उन पर कम ध्यान देगा। तो यानी कि जो लोकल इश्यूज हैं वो फिर उन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, या उन प्रॉब्लमों को सॉल्व नहीं किया जाएगा, बल्कि जो नेशनल लेवल के इश्यू होंगे वही सॉल्व होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे देश में जो वोटर हैं वो इतने जागरूक नहीं है, कई बार वो इसमें थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ऐसा कहना है जो भी इसके आलोचक हैं या जो भी इसकी क्रिटिसिज्म करते हैं। ठीक है। अब अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट देखें इसका, तो नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में फेडरल स्ट्रक्चर की लाइन है वो ब्लर हो जाएगी। तो जैसा भी हमने आपको बताया कि जो स्टेट की ऑटोनॉमी है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट कंसर्न ये है कि अगर देखिए ऐसा है कि अभी अगर हम इसको लागू करते हैं तो कुछ स्टेट हमारे ऐसे होंगे कि सपोज दैट हम इसको मानते हैं कि इसको हमने जून 2025 से लागू किया, तो कुछ स्टेट ऐसे होंगे कि जहां पर जो सरकार का टेन्यूर है वो केवल 1 साल ही हुआ होगा, कुछ स्टेट ऐसे होंगे जहां पर सरकार बने हुए केवल 2 साल हुए होंगे या 2.5 साल हुए होंगे। तो जो नई सरकार बनेगी वो, पहली बात तो जो पहली सरकार है उसको पूरा टाइम नहीं मिला, और दूसरी बात ये जो नई गवर्नमेंट बनेगी फिर वो भी एक कम समय के लिए बनेगी। ठीक है। तो इसीलिए ये भी एक मिड टर्म का चैलेंज उनके सामने आएगा। अगर हम इसके बेनिफिशियल पॉइंट की बात करें तो बेनिफिशियल पॉइंट इसके ये है कि देखिए हमारे देश में जब इलेक्शन होते हैं तो इसमें हजारों करोड़ रुपए लग जाते हैं इलेक्शन को कंडक्ट कराने में, तो वो पैसा बचेगा, और फ्रीक्वेंटली इलेक्शन कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी के लिए भी वो होते हैं मतलब नेगेटिव इफेक्ट उस पर डालते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि देखिए एक चैलेंज ये भी है कि इतने बड़े इलेक्शन को एक साथ कराना हमारे देश की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा, बट हम उसको मैनेज करेंगे। इंडिया प्लेजेस, अब हम नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। इंडिया प्लेजेस सपोर्ट टू मालदीव्स टू हेल्प इट नेविगेट इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मालदीव है उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं, लेकिन अभी जो हमारी सरकार ने उसको कहा है कि हम अपना जो नीबरिंग कंट्री है मालदीव उसकी हम हेल्प करेंगे और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन उसके साथ करेंगे। अगर हम फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो मालदीव को फाइनेंशियल असिस्टेंस में हमने क्या क्या किया है देख लेते हैं। पहला है रीसब्सक्रिप्शन ऑफ ट्रेजरी बिल, करेंसी स्वैप लाइन वर्थ 400 मिलियन यूएस डॉलर्स एंड 3000 करोड़ रुपीस, वो हमने किसको दिए हैं, मालदीव को दिए हैं। एक्सपोर्ट फैसिलिटीज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, हम एसेंशियल कमोडिटीज जो हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हमने उनके साथ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ पर भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
साइन किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इंडिया सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन सागर इनिशिएटिव reinforces its role as a first responder in supporting the Maldives in times of crisis। तो यानी कि हम एक ऐसे पहले देश हैं जो कि मालदीव को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो एक इनिशिएटिव चला जा रहा है कौन सा है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यानी कि इंडिया इस बात में विश्वास करता है कि जो भी इंडिया के रीजन में और कंट्री रह रहे हैं सबकी सिक्योरिटी हो और सबकी ग्रोथ हो। और जब आज इस पर मालदीव पर क्राइसिस आया है तो इंडिया ने सबसे पहले रेस्पॉन्ड किया है कि हम मालदीव की हेल्प करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। आईटी मिनिस्ट्री नोटिफाइज ड्राफ्ट रूल ऑन द डेटा प्रोटेक्शन लॉज, सीक्स फीडबैक बाय द फरवरी 18, 2025। तो अभी हमारे देश में एक आया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, और इसका मतलब ये है या इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारा डेटा होता है वो डेटा की प्रोटेक्शन कैसे की जाए। कि देखिए हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है और उसमें बहुत सारी पॉलिसी चलती हैं लोगों के फायदे के लिए, क्योंकि हमारा देश एक सोशलिस्टिक कंट्री है। सोशलिस्टिक कंट्री का मतलब ये है कि देश की जितने भी पॉलिसीज होंगी वो लोगों के वेलफेयर के लिए होंगी। तो अब जब लोगों के वेलफेयर के लिए की पॉलिसी होंगी तो अगर किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है या एग्जीक्यूट करना है तो वो डेटा भी लोगों का कलेक्ट किया जाता है। अब डेटा कलेक्ट करना पॉजिटिवली सही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उस डेटा का मिसयूज हो जाता है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए पहली बात तो इस पर एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और केस का नाम है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है अगर उसका कोई पर्सन ब्रीच करता है या गवर्नमेंट ब्रीच करती है तो वो हमारे आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाएगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया 2023। अब यहाँ पर क्या कहता है कि जो डेटा फिड्यूशरीज है, डेटा फिड्यूशरी कौन लोग होते हैं, डेटा फिड्यूशरी वो लोग होते हैं जिनको कि हम अपना डेटा देते हैं। तो मान लिया अगर आज हमने अपनी कोई इंफॉर्मेशन आधार कार्ड या कोई और पर्सनल इंफॉर्मेशन किसको दी, सरकार को दी, तो सरकार कौन बन गई, डेटा फिड्यूशरी। अब सरकार के पार्ट पर ये लीगल ड्यूटी है कि वो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करे और हमारे डेटा को किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को ना वो ट्रांसफर करे। तो जो भी कंसर्न अधिकारी है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि यहाँ पर किसी प्रकार से डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो वो कंसर्न ऑफिसर लायबल होगा। ठीक है, अब किस पर्पज के लिए डेटा कलेक्ट किया जा रहा है ये हमको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। ठीक है, और जब हम अपनी कंसेंट विड्रॉल कर दें तो वो डेटा वहां से डिलीट कर दिया जाना चाहिए या हमारे डेटा को फर्दर किसी और पर्पज के लिए यूज ना किया जाए। अगर हम देखें कि जो माइनर का डेटा है वो माइनर का डेटा यूज किया जाएगा उसके गार्डियन की कंसेंट से। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। सीनियर ब्यूरोक्रेट फैज अहमद किदवई इज द न्यू चीफ ऑफ डीजीसीए। तो देखिए अब जो मिस्टर किदवई हैं वो 1996 बैच के एक आईएएस ऑफिसर हैं और उनको क्या बना दिया गया, सरकार ने बनाया उनको डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के डीजी बन गए हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी हमारे देश में उड़ानें होती हैं उनको ये अथॉरिटी कंट्रोल करती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर और नेक्स्ट न्यूज ये है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट वाइटल फॉर ग्रोथ। तो यहाँ पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायरिंग जस्टिस हैं जस्टिस सीटी रवि कुमार, उन्होंने कहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आते हैं उनकी एक हेल्दी क्रिटिसिज्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया तो उसको ब्लाइंडली मान लिया जाना चाहिए, बल्कि लोगों के पास ये अधिकार है कि वो उसका हेल्दी मैनर में एक क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का हेल्दी मैनर में क्रिटिसिज्म होगा तो सुप्रीम कोर्ट को भी एक तरीके से इंसाइट मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट भी एक तरीके से गाइड होगा कि आगे इन फ्यूचर में किस तरह के डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देने चाहिए। हालांकि आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार
सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने डिसीजन को बदल सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। I will come again with more such news. Till then, goodbye.